आपने मुझे लीक हुए बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और सबसे पहले आप अपनी बात कर लेना अपने टाइम पे। आप अपनी बात कर लेना अपने टाइम पे। उनका आप अपनी बात कर लेना अपने टाइम पे। बजट लीक नहीं हुआ। आप बैठो, आप विराजो। बजट लीक नहीं हुआ, उनका अपना विचार है, बोलिए। सबसे पहले तो मैं हमारे प्रतिपक्ष के नेता को मेरी तरफ से और सदन की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और हमारे अध्यक्ष महोदय माननीय सीपी जोशी साहब के साथ उनके साथ अपनी भावनाएं जोड़कर उनके बारे में इतना कहूँगा कि जिस प्रकार का जीवन आपने राजस्थान में की सेवा में बिताया है, उसी प्रकार का जीवन आप आसाम की सेवा में बिताएंगे और वहाँ से भी निष्कलंक और निष्कपट होकर वापस राजस्थान आएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट पर बोलने के पहले मैं एक दुष्यंत कुमार की 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ। ये रोशनी है हकीकत में एक छल है लोगों कि जैसे जल में झलकता हुआ महल है लोगों। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी का इस कार्यकाल का अंतिम बजट है और हो सकता है आखिरी बजट हो। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सपने तो बहुत दिखाए हैं, पर ये सपने साकार होना असंभव सा लगता है क्योंकि इसमें समय भी कम है। हमारे अक्टूबर में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा और जो सरकारी साल होता है वो 31 मार्च तक होता है। तो मुझे लगता है कि जितनी घोषणाएं की है ये पूरी नहीं हो पाएगी और समुचित साधन भी राजस्थान के पास नहीं है जिस प्रकार की घोषणाएं की है वो पूरी कर पाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने पिछले बजट में भी काफ़ी लोक लुभावनी घोषणाएं की थी और वास्तविकता यह है कि उनमें से कुछ ही धरातल पर उतर पाई, बाकी का क्या हुआ है ना राजस्थान के लोगों को पता है ना आपको और हमको पता है। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की सबसे प्रिय योजना है चिरंजीवी योजना। जहाँ भी जाते हैं चिरंजीवी योजना की ज़रूर बात करते हैं, पर मैं चिरंजीवी योजना का भी बहुत बुरा हाल है वो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका दायरा तो बढ़ाया है, 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख किया है, पर जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट डॉक्टर हैं ये ओपीडी में सर्जरी वाले केस तो देखते हैं, पर आईपीडी में ना तो मरीजों को देखते हैं और ना भर्ती करते हैं। तथा यही नहीं, इन प्लांट के काम में आने वाले जो सामान हैं उनकी क्वालिटी भी निर्धारित नहीं की गई है कि किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट आदमी के हिप पे लगेगा, नी पे लगेगा, हार्ट में लगेगा। इसकी क्वालिटी डिफाइन करना चाहिए। अब कोई के ट्रांसप्लांट लगाओ, स्टंट लगाते हैं, 20,000 का भी आता है और 1 लाख रुपए का भी आता है। अब डॉक्टर हमको 20,000 का भी 1 लाख का बता देंगे तो हमको मानना पड़ेगा कि भाई अब वहाँ पे आदमी जब टेबल पे लेटा हुआ होता है उस समय वो कीमत नहीं देखता, उस समय रेट नहीं देखता, चाहे वो अपना परिवार का जेवर गिरवी रखे, मकान गिरवी रखे, पर सबसे पहली प्राथमिकता हो जाती है उसकी आदमी को बचाना। इसलिए उसकी क्वालिटी निर्धारित करें ताकि आम आवाम गरीब आदमी भी उसका फ़ायदा ले सके। यही नहीं, अभी बहन जी कह रही थी कि जो भी बजट किया है उसमें पूरा पास किया है, जो भी योजनाएं हैं वो सब घोषणाएं धरातल पर उतरी है। मैं आपको बता देता हूँ, RUHS के लिए पिछले बजट में 100 करोड़ रुपए की घोषणा की थी।
100 करोड़ रुपए आज तक धरातल पर नहीं उतरे, और उतरे हो तो कोई भी कांग्रेस का प्रतिनिधि बता दे, या माननीय मुख्यमंत्री जी जब ये बजट भाषण का रिप्लाई करें तो बता दें। यही नहीं, RUHS में अगर 100 करोड़ रुपए लग जाते तो माननीय सभापति महोदय आज SMS की हालत ऐसी है कि ये और क्राउडेड है, और क्राउडेड होने की वजह से फिर भी हमको SMS की तरफ देखना पड़ता है। वहाँ पेशेंट इतने हैं और इतना भारी रश है कि डॉक्टर आदमी को ढंग से, पेशेंट को ढंग से देख भी नहीं पाता। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि ये जो 100 करोड़ रुपए की पिछले बजट में घोषणा की थी, निश्चित रूप से इसको पूरा करेंगे और RUHS में 100 करोड़ रुपए लगवाएंगे ताकि राजस्थान की जनता को उसका फ़ायदा मिल सके। यही नहीं, माननीय मंत्री महोदय, जगह जगह होर्डिंग लगाए गए, जगह जगह TV लगाए गए, सब जगह जितना प्रचार कर सकता था उतना प्रचार हुआ, और यहाँ तक कि ट्विटर का जो बेंगलोर में हेडक्वार्टर है उसमें भी कहा कि यहाँ से निर्देश गए कि हमको स्पेस ज़्यादा मिलना चाहिए इस बजट भाषण में। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि बजट भाषण में युवाओं की बात तो की गई, पर युवाओं को तुरंत क्या लाभ हुआ? मुझे अगर ये कांग्रेस के मित्र बता दें कि तुरंत ही बजट के बाद 1 अप्रैल को फला युवा को ये बेनिफिट मिल जाएगा, तो मैं मान सकता हूँ कि इनकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। यही नहीं, रीट के माध्यम से और जो पेपर लीक हुए हैं, लाखों बच्चों का जीवन इन्होंने उजाड़ दिया, और ये युवाओं के उत्थान की बात करते हैं। मैं समझता हूँ ये किस मुँह से करते हैं। यूनिवर्सिटी खोलने की बात करते हैं, पर कहीं अमेरिका सिंह जैसे VC लग जाते हैं, कहीं प्रोफेसरों की कमी है, यूनिवर्सिटियाँ चल रही है, इस ओर ध्यान नहीं है। जब तक हम अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकते, नहीं देंगे, जब तक हमारे प्रदेश के नौजवानों को, हमारे युवाओं को ना तो रोजगार दे सकते, न अच्छा उनको अच्छा नागरिक बना सकते। यही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय रोजगार की बात करते हैं। पिछले 2-3 बजटों से लगातार ये कहते आ रहे हैं कि हम नए औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे। इन्होंने जितनी घोषणा की उसके आधे ही बना पाए हैं अब तक। 62 की शुरू में की थी, उसमें से आधे ही बना पाए हैं। और जो NCR रीजन के ज़िले हैं जैसे भरतपुर है, अलवर है, उसमें आज दिन तक जगह भी चिन्हित नहीं की है, जहाँ की सबसे ज़्यादा प्रेशर है कि अलवर और भरतपुर में इंडस्ट्री लगाना आदमी इसलिए पसंद करता है कि उधर मार्केट की प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली राजधानी है, आबादी के हिसाब से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहर है। यही नहीं, DMIC के बारे में अभी ज्ञान जी कह रहे थे, DMIC के बारे में पूरे बजट में कोई घोषणा नहीं की है। DMIC का लोग नाम तक भूल जाएंगे थोड़े दिनों में, इस प्रकार की स्थिति हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर भ्रष्टाचार का भी बात की जाती है और कहते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में हमारी सरकार की पॉलिसी 0 टॉलरेंस की है। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि अभी वहाँ पर रामगंज मंडी में स्टिंग ऑपरेशन हुआ। स्टिंग ऑपरेशन में आंगनबाड़ी केंद्रों में जो पोषाहार दिया जाता है, जो जितनी क्वांटिटी में उनको दिया जाता है, उससे आधा दाल, गेहूं, चावल जितनी मात्रा में मिलना चाहिए था, उससे आधी मात्रा में आपूर्ति हो रही है। ये इस प्रकार का उन्होंने पकड़ा। यही नहीं, पोषाहार का कानफेड के माध्यम से इन्होंने टेंडर किया 25,000 या 5,000 करोड़ का या 2,500 करोड़ रुपए का, उसमें भारी अनियमितता हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा, सहकारिता मंत्री को पत्र लिखा, अधिकारियों को पत्र लिखा और लिखकर अवगत कराया कि कानफेड द्वारा क्रमांक RSC/OC 2642244-1 से आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रोसेस फूड सप्लाई करने के टेंडर जारी किया है, जिस टेंडर का कार्टेल बनाकर रविवार के दिन खोलकर 3 गुना अधिक दर पर स्वीकृत कर दिया गया है। ऐसी क्या, मैं आप सभापति महोदय सरकार से पूछना चाहता हूं, ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको रविवार के दिन टेंडर खोलना पड़ा और उसको एक्सेप्ट करना पड़ा, और वो भी बाजार भाव से 3 गुना रेटों में। और यही नहीं, माननीय सभापति महोदय, इसमें जो एलिजिबल हुई पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार का काम करने वाले लाखों लोग होंगे, पर 5 फर्में ही इसमें इस टेंडर
प्रोसेस इस प्रकार का किया कि इसमें 5 फर्में ही एलिजिबल हुई, उसमें भी 2 का आउट कर दिया गया और 3 का कार्टेल बनाकर 3 गुनी रेट में ये टेंडर दे दिया गया। मैं इसलिए मांग करता हूं कि इस पूरे टेंडर की और पूरे घपले की, इसमें करीब 1-1.5 हज़ार करोड़ रुपए का राजस्थान की जनता का खून पसीने का पैसे का भ्रष्टाचार हुआ है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इसकी आप या तो एसओजी से या एसीबी से जांच करवाएं ताकि हकीकत सामने आ सके और राजस्थान की जनता की गाड़ी कमाई, राजस्थान के गरीब का जो हक है उसको जिन लोगों ने मारा है उनको सजा मिल सके। यही नहीं, माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक गंभीर विषय पर और दिलाना चाहता हूँ। कोटा में कोचिंग का बहुत बड़ा सेंटर है हिंदुस्तान में, वहाँ आए दिन आत्महत्याएं हो रही है। कोटा में कोचिंग सेंटरों में संचालक, हॉस्टल मालिकों और स्थानीय प्रशासन को मिला वो लड़को एकाएक वो कहता नहीं है शर्म के मारे, या तो अपने माँ बाप से डरता है या समाज से डरता है। और यही नहीं, कोटा में इसकी ड्रग्स की इतनी मतलब मात्रता बढ़ती जा रही है और ड्रग्स के इस कदर लड़के आदि होते जा रहे हैं कि आप सुनोगे और देखोगे तो ताज्जुब करोगे। वहाँ चलते चलते जहाँ बच्चे कोचिंग के ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर मोबाइल छीनना, पेन छीनना, किताब उठाना, चश्मा छीन कर ले जाना, ये तो हंसी मजाक हो गया है। इस प्रकार की बात है और मुझे उम्मीद है कि सरकार इस ड्रग के मामले को बहुत ही गंभीरता से लेगी। ये हमारे नौजवानों से जुड़ा हुआ मामला है और बजट भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं को समर्पित किया है, इसलिए इस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। ये ड्रग के मामले में जितना कंट्रोल कर सकेंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को बचा सकेंगे, वरना पंजाब हरियाणा जैसा हालत हो जाएगा, बाड़मेर और जैसलमेर का जैसा हालत हो जाएगा, जहाँ पर 10,000 किलो 15,000 रुपये किलो में पॉपी हस्क बिक रहा है, डोडा चूरा बिक रहा है। इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि अभी शुरुआत है, अगर अभी से हमने रोक लगाने के प्रयास किए और ये छात्र छात्राओं का जो शारीरिक शोषण हो रहा है, कई प्रकार की गुंडागिर्दी हो रही है, इनको अगर आपने रोका तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आपने युवाओं के बारे में कुछ विचार अच्छे विचार रखते हो। यही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार के मामले की बात करते हो, ये आप इसका जेडीए का ही मामले ले लो। एक वरिष्ठ सहायक भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा गया और उसको 2 साल की सज़ा हो गई। 2 साल की सज़ा होने के बाद भी वो 4 साल तक नौकरी करता रहा जेडीए में। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मुझे इसका भी जवाब चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दें। यही नहीं, राजस्व विभाग का पटवारी को सज़ा सुनाई जाने के बाद भी बर्खास्त नहीं किया गया और फिर से दोबारा रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने पर उसका वो नौकरी से हटाया गया। प्रदेश की कानून स्थिति किस प्रकार की है, अभी ये 11 फरवरी की बात है, मेरे खुद के गांव की बात है। 2-2.5 करोड़ रुपए की डकैती हुई, बंदूकों और तमंचों की दम पर बीच बाजार में, बाजार भी हमारा कोई ज़्यादा चौड़ा नहीं है, कोई 10 फुट चौड़ा बाजार है। 2.5 करोड़ रुपए की चोरी हुई, वो डकैती हुई श्री किशन जी गोयल सर्राफ के वहाँ। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस डकैती के मामले में आप टीम गठित करें और टीम गठित करके इस डकैती को आप वो कहीं उजागर करें, मुलजिमों को पकड़ें, ताकि कानून का इकबाल भी बना रहे और पुलिस का भरोसा भी लोगों में बना रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना कहते हुए ही मैं आपको ये निवेदन मेरे क्षेत्र के बारे में करना चाहूँगा कि पूरे राजस्थान में आजकल है ज़मीनों का सबका एक तरह की वो
कहीं गए तो बीघा बिस्वा कहीं गए। एक तरह का वो नापने का जो जरिया है वो एक तरह का कर दिया है। जैसे हमारे यहाँ छबड़ा टोंक स्टेट में आता है और छिबड़ौद कोट स्टेट में, टोंक कोटा स्टेट में आता है। वहाँ 13 बिस्वा का बीघा था, वहाँ 20 बिस्वा का बीघा था। अब इनको मिलाकर, आप कलेक्टर रहे हैं, आप ज़्यादा जानते होंगे, पर मिलाकर उनको हेक्टर और एयर में कर दिया। ऑनलाइन करने की वजह से राजस्थान के कई गाँवों में लोगों को कहीं जमाबंदी नहीं मिली, कहीं इंतकाल नहीं खिला, कहीं और काम नहीं हुआ। एक एक 1.5 साल हो गए हैं। पर मेरा निवेदन है कि छिबड़ौद को तो ऑनलाइन कर दिया गया है, पर मिस्टेक्स की वजह से कहीं गलत नाम दर्ज हो गया है, कहीं गलत ज़मीन चढ़ गई, इस प्रकार की कई गलतियां हैं, इसलिए किसानों को परेशानी आ रही है। तो इसको सरकार, राजस्व मंत्री यहाँ पर बैठे हैं, सरकार इसको संज्ञान में ले और छबड़ा जो 2 साल से अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ है उसको तुरंत ऑनलाइन कराएं, ताकि वहाँ के लोगों की भी परेशानी मिटाएं। आज बेटा बाप के नाम ज़मीन नहीं कर सकता, बाप बेटे के नाम ज़मीन नहीं कर सकता, इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। इसलिए मेरा निवेदन है, लेकिन लैंड रिकॉर्ड तो माननीय सदस्य, लैंड रिकॉर्ड तो सारा हेक्टेयर्स में ही है, उसमें नहीं हेक्टर और एयर कर दिया ना साहब, बिस्वा खत्म कर दिया। हेक्टेयर्स में है तो वो समानता नहीं, ही है। हमारे यहाँ बीघा चलता है साहब, अभी भी हम अभी भी बीघा, एकड़ और हेक्टर चलता है। माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, देख लें। आप खुद ही दिखवा लेना, माननीय मंत्री जी भी देख लेंगे। तहसील का राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन किया गया और छबड़ा का शीघ्र करवाया जाए। इसके अलावा मेरे क्षेत्र से करीब 150 किलोमीटर मध्य प्रदेश की सीमा लगती है और मध्य प्रदेश में भी वो संभाग लगता है जहाँ पर जराइम पेशा लोग ज़्यादा रहते हैं और वो संभाग शुरू से ही बदनाम है डकैती चोरियों के मामले में। चाहे ग्वालियर का हिस्सा हो, चाहे चंबल संभाग हो, चाहे ये ग्वालियर संभाग हो। इसलिए मेरा भिंड, मुरैना, एटा, इटावा, आगरा, ये पूरा इलाका लगता है, दतिया वगैरह ये। इसलिए यहाँ पर एक एडिशनल एसपी की पोस्ट, क्योंकि मेरे एरिया में 7 थाने पड़ते हैं, एक एडिशनल एसपी की पोस्ट और एक एडीएम कार्यालय वहाँ पर खुल जाए, क्योंकि हमारे यहाँ 2 सब डिवीज़न है और केस भी पर्याप्त हैं, इसलिए वहाँ पर खुलना अत्यंत आवश्यक है। एक मेरे फादर के नाम से मैंने एक कॉलेज बनाया है, वो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उनको राजकीय घोषित कर दिया। श्री प्रेम सिंह सिंघवी राजकीय महाविद्यालय छिबड़ौद, उनको जब से राजकीय घोषित तो कर दिया, पर उसके बाद आज तक करीब 1.5-2 साल हो गए, पिछले बजट में घोषणा की थी, आज तक उनको एक धेला भी तनख्वाह का नहीं मिला है। लोग नौकरियां छोड़ के जा रहे हैं, कहीं उनका जेवर गिरवी रख रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति है। एक दूसरा मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ओपीडी हमारे छबड़ा में सीएससी है, ओपीडी 12 जिले से भी ज़्यादा है, क्योंकि मध्य प्रदेश लगा हुआ है। छपड़ा से 6 किलोमीटर पे मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के पेशेंट भी बहुत आते हैं, इसलिए वहाँ पर उप जिला चिकित्सालय तो कम से कम बने। मैं तो यहाँ तक मांग करूँगा कि छबड़ा को जिला बना दें तो मुख्यमंत्री जी की बहुत कृपा होगी। एक हरनावदा शादी उप तहसील है, उसको तहसील स्तर पर क्रमोन्नत किया जाए। छिबड़ौद में एक डीवाईएसपी कार्यालय खोला जाए और लासी पेयजल योजना से 20 गाँवों की एक स्कीम बनी। लासी अभी चल रही है, एग्जिस्टिंग वो स्कीम है, उसको 20 गांवों की एक स्कीम और बनी। मैंने जानकारी ली है तो मुझे पता चला है कि इसका टेंडर एक बार निरस्त हो गया, दोबारा टेंडर लगेगा, तो इसकी प्रोसेस को थोड़ा जल्दी करवा दें ताकि इसका काम शीघ्र चालू हो सके। 15 मिनट अभी भी तो माननीय 2 मिनट आपकी तरफ से। वर्षा माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अब एक और बहुत बड़ा घोटाला आपके सामने निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ छबड़ा में वन विभाग की भूमि बहुत है। वन विभाग में अतिक्रमण हो रहे हैं। रेंज छबड़ा के राजस्व गांव अल्लापुरा में करीब 50 बीघा, 1 बीघा में ट्यूबवेल लगाकर खेती की जा रही है। वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से ककरवा गांव में, जो भी छबड़ा रेंज में आता है, 120 बीघा में से सागवान काटा और मध्य प्रदेश की सीमा में होने के बाद, जैसा लोग कहते हैं और सुनते हैं, गुना में मध्य प्रदेश में, क्योंकि वहाँ पर पारदी, सांसी, कंजर यही जाति रहते हैं, इधर से वो इलेक्ट्रिक आरी से
पेड़ काटते हैं, नदी में डाल देते हैं, वो ले जाते हैं। 120 बीघा में 2-2, 3-3 फुट मोटा सागवान का ओरिजिनल पेड़ काट देना, करीब 5 करोड़ रुपए का उन्होंने घपला करके, चोरी करके ये सागवान बेचा है। और 120 बीघा ज़मीन में खेती की जा रही है। मैं समझता हूँ ये भी बहुत बड़ा घपला है। आँख के नीचे छबड़ा से 5 किलोमीटर दूर जहाँ रेंज ऑफिसर बैठता है, 60 किलोमीटर दूर जहाँ DFO बैठता है, छिपा बड़ौद में ACF बैठता है। फिर इस प्रकार की फॉरेस्ट की चोरी किस प्रकार से हो रही है, फॉरेस्ट किस प्रकार से कट रहा है। यहाँ आए दिन हम पर्यावरण की बात करते हैं, हम आए दिन दूसरी बात करते हैं कि पर्यावरण बचाओ, ये करो वो करो। विश्व के लोग चिंतित हैं कि पर्यावरण के लिए होना चाहिए, पर पर्यावरण के नाम पर ये जो घपले हो रहे हैं, इनको मैं समझता हूँ आप शीघ्रता से रोकेंगे। और जो इनसे मिले हुए लोग हैं, मुझे जानकारी मिली है कि इनको बचाया जा रहा है। इनको बचाया नहीं जाए, इनको सजा दी जाए ताकि दूसरा कोई हिम्मत नहीं कर सके। और बहुत भी धन्यवाद माननीय सदस्य। अच्छा, एक और बात है, एक मिनट और दे दो साहब। एक हमारे यहाँ पूरे राजस्थान में 2 बिरादरी है, एक तो कंगी साज और दूसरी चांडाल। ये बहुत ही बुरा शब्द लगता है बोलने में, और इस समाज के लोग मांग करते हैं कि कंगी साज की जगह तो हमको गवारिया लिख दिया जाए और चांडाल की जगह चिडार लिख दिया जाए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा और ये काम हो जाएगा। जो उनको शर्मिंदगी महसूस होती है, जो उनके जात को नाम कौन बिरादरी के चंडालान कहूँ, हमारी बोली में बोलते हैं। अब चंडाल कहते ही बुरा सा लगता है, इसलिए मेरा निवेदन है कि जैसे कंगी साज खाकी गिरा, जो कंगियाँ जो पहले औरतें जुआं निकालती थी, वो जरा जरा सी कंगी होती थी, उसको कंगी साज बोलते हैं। ऐसे ही वो उसको गवारिया बोल दो, गवारिया कर दो, और चंडालों को चिडार कर दो। इतना कहते हुए जैसे मैंने पहले कहा था, ये भी शेर में आपको उसका दुष्यंत कुमार जी का सुनाते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। उसके पहले एक निवेदन और करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से और सभी ये हमारे पक्ष के नेता लोगों से कहना चाहूँगा सबसे कि जो वसुंधरा जी के समय जो काम के वर्क ऑर्डर चालू हो गए थे, वर्क ऑर्डर दे दिए थे, टेंडर लग गए थे, प्रोसेस शुरू हो गया था, उनको ऐसी क्या जिद पड़ी है? वो काम भी राजस्थान में ही होंगे, उनको चालू करवा दोगे तो आपका क्या बिगड़ेगा? वो आपके इलाके में भी होंगे, हमारे इलाके में भी होंगे। मैं इतना ही कहते हुए आपका निवेदन करना चाहूँगा कि एक तो इनकी जो कंगी साज की और चंडालों की ये जो मांग है, इसको निश्चित रूप से पूरी करेंगे। और इस शेर के साथ, ये दुष्यंत कुमार का शेर है, आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख, आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख, तू घर का अंधेरा देख, तू आकाश के तारे न देख। धन्यवाद। थैंक यू। श्री संयम लोढ़ा।